चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके सामने। एक बार वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या दिया हुआ है, एक प्लेन की ऑरिजिन से डिस्टेंस दी हुई है और वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन दिया हुआ है ना। ऑरिजिन से एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि प्लेन के नॉर्मल है ना, नॉर्मल वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, ऑरिजिन से वेक्टर, ऑरिजिन से प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर की वेक्टर दिया हुआ है आपको। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। तो वेक्टर इक्वेशन भी निकालेंगे हम लोग और कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालेंगे। चलिए बच्चों, तो एक बार देखते हैं वेक्टर इक्वेशन क्या होती है बच्चों। देखिए, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है, आर वेक्टर जनरल वेक्टर हो गया, एन कैप यूनिट वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी है, और डी क्या है, ऑरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस। ये तीन चीज़ें आपके माइंड में हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। आप जब इसको 2 महीने बाद देखोगे तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अरे ये एन कैप क्या होता है, डी क्या होता है, याद रखना। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है जी, ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन बच्चों आपको भूलना नहीं है। आर वेक्टर प्लेन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जनरल पॉइंट का। तो आर वेक्टर जनरल वेक्टर हो गया, जनरल पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक छोटा सा चेंज करके मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर ना होके नॉर्मल कोई वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए आर वेक्टर डॉट ये एन कैप ना होके मान लीजिए कोई दूसरा वेक्टर मान लेते हैं, जैसे कि ए वेक्टर दिया हुआ है इज इक्वल टू डी डिस्टेंस दिया हुआ है। यदि इस तरह से आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, आप तो खोजोगे कि यार ए वेक्टर तो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो वेक्टर ये आ रहा है मॉड ऑफ ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू 1। अब यदि ये मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1 नहीं हुआ तो आप तो कहोगे ये प्लेन की इक्वेशन है ही नहीं, है ना। इस तरह का दिमाग में ख्याल आ सकता है, मगर ऐसा नहीं, मत लाना। क्यों नहीं लाना, देखो मैं किसी भी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट वेक्टर, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। ये हमेशा याद रखना, आपको मैंने वेक्टर में पढ़ते समय बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ। यदि आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, अब देख लो, किसी भी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड इनटू उसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये ए वेक्टर बन जाएगा ए इंटू ए कैप। तो इसको मैं रीराइट करके क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आई कैन राइट आर वेक्टर डॉट ए इंटू ए कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब ये ए एक स्केलर है, तो वेक्टर प्रोडक्ट हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ते समय हमने देखा था कि स्केलर को हम डॉट प्रोडक्ट से बाहर ला सकते हैं। तो ए बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी ए इंटू आर वेक्टर डॉट ए कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है जी, और ये वैल्यू इधर पहुंच जाएगी। ठीक है जी, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, आर वेक्टर डॉट ए कैप इज इक्वल टू डी अपॉन ए, यानी कि ये वाला फॉर्म आ गया, वापस ये वाला फॉर्म आ गया, ये देखिए ये। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई करके दे दिया ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं कि आपको वेक्टर्स अच्छे से समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर के वो आपको पता है कि नहीं पता। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया और एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें मैंने स्केलर वैल्यू को डॉट प्रोडक्ट से बाहर लेके आया। बहुत छोटे छोटे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा लगेगा कि सर बहुत सिंपल चीज़ों को बहुत ज़्यादा बार बार बताते हैं, बट बिलीव मी बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जम कर जाते हैं, थ्योरी को समझे वरना, तो वो फॉर्मूला याद करके चलते हैं, उन्हें जरा सा भी घुमाओ क्वेश्चन को या जरा सा भी कुछ चेंज करो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को समझ में आए। मेरी क्लास जो भी बच्चा देख रहा है, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा है, एवरेज बच्चा है, कैसा भी बच्चा है, हर बच्चे को मेरी क्लास समझ में आना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये याद रखना, यदि आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट में यदि ये नॉन यूनिट वेक्टर आ जाए तो इस तरह से कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, एक और ट्रिक कर सकते हो, जैसे ये आर वेक्टर डॉट ए इज इक्वल टू डी आ गया। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपसे पूछा कि व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन, तो आपको इस वेक्टर इक्वेशन को यहाँ इस तरीके से यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप क्या कर सकते हो बच्चों,
देखिए इसको आप उठा के यहाँ लेके आओ, ठीक है, यहाँ समझो बच्चों, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू डी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर को जो भी दिया हुआ, मान लीजिए ए दिया हुआ है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ए वेक्टर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, इट्स जस्ट अ वेक्टर, तो उसमें 3 कंपोनेंट होंगे x y और z, दैट्स इट, और इसका मैग्नीट्यूड नॉन यूनिट होगा, यानी यूनिट वेक्टर नहीं होगा ये। तो उस केस में क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको यदि वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आर वेक्टर को लिखोगे बच्चों x आई कैप y जे कैप एंड z के कैप, डॉट के साथ ए वेक्टर को लिखोगे ये वैल्यू a1 आई कैप a2 जे कैप a3 के कैप इज इक्वल टू डी, और डॉट प्रोडक्ट करते ही ये वैल्यू बन जाएगी x a1 या a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू डी, और दिस इज ऑल्सो करेक्ट या राइट फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन। जरूरी नहीं है कि ये a1 a2 a3 हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस ही हो, यदि इनको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे थ्रू आउट द इक्वेशन। देखो कैसे करोगे, देखो इसको डिवाइड कर दो, a1x प्लस a2y प्लस a3z डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों यूज़ किया मैंने, किन्हीं भी सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज़ को डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे, उन रेशियोज़ का स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट निकाल के तीनों रेशियोज़ में डिवाइड करते थे। वही हम यहाँ भी कर सकते हैं, इन तीनों का स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट निकाल के आप पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, ठीक है जी, ये वैल्यू सेम यहाँ जाएगी और फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर जो a1 अपॉन दिस वैल्यू a2 अपॉन दिस वैल्यू ये डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे, और ये भी वैलिड इक्वेशन है और ये भी वैलिड इक्वेशन है, यानी आप इक्वेशन को डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में भी कर सकते हो और डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में भी कर सकते हो, आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वेक्टर इक्वेशन यदि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर दिया है तब भी ठीक है, यदि डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर दिया है तब भी ठीक है, बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड टू अ यूनिट वेक्टर। तो ये इन्फॉर्मेशन बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखो। हम वापस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वापस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, या फिर आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू डी, जहाँ ए वेक्टर क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो ये वेक्टर जो दिया हुआ है, परपेंडिकुलर वेक्टर जो दिया हुआ है वो यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। और जो डिस्टेंस दी है वो एक चीज़ समझना कि इस इक्वेशन में ये जो डी है ये डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन है, लेकिन यदि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल वेक्टर है, तो ये फिर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन नहीं रहेगी, ध्यान रखना। इसमें डिवाइड बाय ए करूँगा, यानी इसको यूनिट वेक्टर बनाऊंगा और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ डिवाइड करूँगा, डी अपॉन ए करूँगा, तब ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन बनेगी। तो ये इक्वेशन का जो टर्म्स मैंने लिखाए थे कि ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है, ये यूनिट वेक्टर है, वो कॉम्बिनेशन दिमाग में रहना चाहिए। यदि ये यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा, नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा, मतलब अ वेक्टर हैविंग नॉन यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये फिर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन नहीं दिखाएगी। यदि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन रखना है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर होना ही चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ। अब देखिए हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है, इसको एन वेक्टर से रिप्रेजेंट करूँगा मैं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। ये दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। तो मैं एन कैप कैसे निकालूंगा, एन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 29 स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29। नाउ दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अब इस वेक्टर का यूज़ करके मैं प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डॉट दिस वेक्टर क्या है, ये 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29। दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन विच इज 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29 यूनिट्स। अब आप यहाँ देखिए ये स्केलर वैल्यू है, बाहर निकल आएगी, इससे कट जाएगी, तो
आई कैन राइट आर वेक्टर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 6. दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म. ये जो पूरा हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो टॉपिक हम चल रहा है अभी, ये नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन है और ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई. अब इसी की कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था. आर वेक्टर को एक्स आई वाई जे जेड के से रिप्लेस कर दो और इस डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट करके खोल दो. तो ये बन जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6. सिंपल. ठीक है, एक दो स्टेप मैंने स्किप कर दिए हैं. होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि आर वेक्टर को लिखूंगा. चलिए लिख देता हूँ एक बार, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के. ठीक है जी. नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आर वेक्टर इनटू द वेक्टर इक्वेशन, ऐसे करके लिख देना थोड़ा सा और फिर ये इक्वेशन बन के आ जाएगी. दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन एंड दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, गिवन प्लेन. बच्चों एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ लो वीडियो पॉज करके. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है कि आपसे डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन नहीं पूछ रहा है वो आपको. इंस्टेड उसने प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालो जो कि ऑरिजिन से पास हो रहा है. तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लगता है बच्चों ये मुझे. इसमें आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपकी कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है बेसिकली कि आपको ठीक से समझ में आया है कि नहीं आया वेक्टर और ये 3D. तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये इक्वेशन वेक्टर की वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है और आपको इससे यूनिट वेक्टर निकालना है. सिंस यू नो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में n कैप यूनिट वेक्टर होता है और d डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑरिजिन होती है. तो इस फॉर्म में आप इस गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट कर दोगे और n कैप यानी कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन निकल जाएगा. और उस यूनिट वेक्टर को देखते ही आप डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन कोड कर सकते हो. तो आइए इस इक्वेशन को हम गिवन इक्वेशन को एक बार लिखते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में. तो ये है 5i माइनस 2j माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है जी. तो इस इक्वेशन में क्या करूँगा बच्चों, पहले तो मैं 2 को राइट साइड में लेके जाऊँगा. तो आर वेक्टर डॉट 5 माइनस 2j माइनस k इज इक्वल टू माइनस 2. अब सिंस ये माइनस में है और राइट साइड में होती है डिस्टेंस, तो इसको आइडियली पॉजिटिव होना चाहिए. तो -1 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड में. तो -1 इज अ स्केलर, स्केलर का मल्टीपल मैं डॉट प्रोडक्ट के पहले वेक्टर में या दूसरे वेक्टर में किसी में भी कर सकता हूँ. तो दूसरे में कर देता हूँ, इसमें तो मैं करूँगा नहीं. तो -1 का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों -5i प्लस 2j और प्लस k और ये हो गया प्लस के 2. ठीक है, अब ये वेक्टर सिंस यूनिट वेक्टर नहीं है, अब इसका मैग्नीट्यूड चेक करोगे ना 1 नहीं आएगा, तो यूनिट वेक्टर नहीं है. तो इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के मैग्नीट्यूड से दोनों साइड में डिवाइड कर दोगे. तो क्या करोगे, लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्या है, देखिए एक बार, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. और ये वैल्यू बच्चे हो जाएगी 2 2 4 1 स्क्वायर रूट ऑफ 30. तो मैग्नीट्यूड निकल के आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 30 या अंडर रूट 30. तो इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन में. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय रूट ऑफ 30. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी आर वेक्टर डॉट -5i प्लस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 30. ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन ना इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ 30. नाउ दिस इक्वेशन इज कंपेरेबल टू दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन. ये ठीक है, तो लिख देंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d
एन कैप इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिल गई बच्चों, -5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन √30। अब आपको यदि यूनिट वेक्टर मालूम हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिख सकते हो, सिंपली जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो एल होगा, ये जे होगा, ये एम होगा और ये एन होगा, ठीक है। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर -5/√30, 2 अपॉन √30 एंड 1 अपॉन √30। तो ये वैल्यूज जो निकल के आ रही हैं बच्चों, ये फाइनल सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बच्चों आपको एग्जाम में आपके कई बार क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि यूनिट वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर निकालिए। कई क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि प्लेन की ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालिए। कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए, ऑरिजिन से यदि प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो उसका फुट निकालिए। तो ये सारे तरह के क्वेश्चंस हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं, जिससे आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो एग्जाम में आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बच्चों ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या आपको एक प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि इस प्लेन की ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी। तो अब एक ज्ञान की बात आपको वैसे ऑलरेडी पता होगा, पर फिर भी एक बार रिट्रेट करते हैं। ax + by + cz = d, ये प्लेन की जनरल इक्वेशन है। इसमें a, b और c क्या होते हैं बच्चों? a, b एंड c आर डायरेक्शन रेशियोज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी जिस प्लेन की इक्वेशन दी हुई है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a, b और c, ये ध्यान रखना। और एक और इक्वेशन होती है जैसे lx + my + nz = d, ठीक है। अच्छा, इसको मैं स्मॉल डी ना दिखा के बच्चों इसको दिखाता हूँ बड़ी डी से। देखिए कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्यों करता हूँ? उसका मतलब ये है कि यदि ये डायरेक्शन रेशियोज हैं तो दिस इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन, बट यदि ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, यदि lx + my + nz = d दिया हुआ है और l² + m² + n² = 1 हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि l, m और n डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं किसके? इस प्लेन के परपेंडिकुलर के। तो फिर ये d क्या है? ऑरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो अब ये गिवन क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन दे दिया और पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑन द प्लेन क्या होगी। तो इसके जो x, y, z में कोफिशिएंट्स हैं वो है 1, 2 एंड -1, और 1, 2 और -1 के स्क्वायर्स का सम 1 नहीं है, यानी कि ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, यानी कि इस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है आपको। अब इस फॉर्म से आपको कन्वर्ट करनी है इस वाले फॉर्म में। देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक आना है, इस फॉर्म में ये इक्वेशन दी हुई है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म का जो पहले वाले फॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है कि a, b और c डायरेक्शन रेशियोज हैं और d इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। स्पेशली बोल रहा हूं बच्चों, d इज नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ये गलतियां बच्चे कर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं बार बार हाईलाइट करता रहता हूँ। यदि a, b, c डायरेक्शन रेशियोज हैं तो ये d जो है वो डिस्टेंस नहीं होगी ऑरिजिन से। यदि ये ये a, b, c ना होके l, m, n है, या हम कैसे पता करेंगे? हमें तो नंबर्स दिए होंगे, हम ऐसे पता करेंगे कि इनके x, y, z कोफिशिएंट्स का स्क्वायर्स का सम देख लेंगे, यानी ये चेक कर लेंगे। यदि ये = 1 आता है तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो दी हुई है वो डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म में दी हुई है, और उस केस में d विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। इज यहाँ था, इज नॉट था, यहाँ क्या? इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है बच्चों, ये चीज़ हो गई। तो इन दोनों डिफरेंस को आप अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ आप ये चेक कर लोगे तुरंत जो x, y, z कोफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर = 1 है कि नहीं। इस केस में क्या होगा? a² + b² c² है ना, a² + b² + c² ये = 1 नहीं होंगे।
तो क्या बन गया, डायरेक्शन रेशियोज बन गए, और यदि इक्वल टू 1 है तो कोसाइंस बन गए, सिंपल। अब ये गिवन इक्वेशन जो दिया है उसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गिवन इक्वेशन है बच्चों ये x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे जो x y z कोफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर चेक करता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 टू 4 6 हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो मैं क्या करूँगा इस केस में, इसमें क्या करूँगा बच्चों, रेशियोज जो एक्स वाई जेड कोफिशिएंट्स हैं डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करके सम करके, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा और इस वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा थ्रू आउट द इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस जेड डिवाइड बाई √6 इज इक्वल टू 4/√6। बच्चों आपको याद होगा जब हमने वेक्टर सॉल्व किए थे, वेक्टर का चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या था, यदि ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं तो कोसाइन निकालने के लिए हम हर एक रेशियो में ए में, बी में और सी में, तीनों में ही इंडिविजुअली स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करते थे। सेम चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज से हमने कोसाइन में कन्वर्ट करना है इनको, ठीक है। तो क्या करना है, इनके स्क्वायर से स्क्वायर के सम के अंडर रूट से डिवाइड कर देंगे, सिंपल ये प्रोसेस कर देंगे। सिंपली ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास 4/√6, ठीक है। ये अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू स्मॉल d। यदि L, m और n डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं या फिर L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इस केस में देखिए 1/√6 प्लस 2/√6 प्लस माइनस 1/√6, तो इनका स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको उठाते हैं एक बार, आएगा 1/√6 का स्क्वायर प्लस 2/√6 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√6 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी 1/6, 4/6 प्लस 1/6, तो ये हो गया 6/6 यानी 1। यानी अब ये कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को। तो ये वैल्यू क्या करेगी, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। सिंपल बच्चों, एक स्टेप सॉल्यूशन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये आंसर आपका, ठीक है बच्चों। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बच्चों एक और तरीका होता है जो हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी जितना हमने 3D में पढ़ा है, इस मेथड से हम डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑरिजिन निकाल सकते हैं।